आदाब। मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। मुंसिफ टीवी के खबरनामे दिन भर में के साथ मैं हूं मोनिस अनवर। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें। आगाज हेडलाइंस के साथ। वक्फ संशोधन अधिनियम के विरोध में जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन। वक्फ व्यवस्था को कमजोर करने की बताया गया साजिश। अफगान विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी का दारुल उलूम देवबंद का दौरा। मौलाना अरशद मदनी बोले, अफगानिस्तान के साथ सदियों पुराने हैं हमारे रिश्ते। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने आईपीएस पूरन कुमार सुसाइड केस पर दिया बड़ा बयान। बोले, जो भी दोषी होगा बख्शा नहीं जाएगा। और उत्तर प्रदेश के बागपत में ट्रिपल मर्डर से सनसनी। मौलाना इब्राहिम की पत्नी और 2 बेटियों का किया गया कत्ल। आगाज कुछ अहम और बड़ी खबरों के साथ। देश के प्रमुख मुस्लिम संगठनों, धर्मगुरुओं और राजनीतिक प्रतिनिधियों ने वक्फ संशोधन अधिनियम के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर विशाल धरना प्रदर्शन किया है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और विभिन्न मुस्लिम दलों द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित इस धरने में बड़ी संख्या में विद्वानों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और आम जनता ने हिस्सा लिया है। विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व बोर्ड के अध्यक्ष मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी और संरक्षक मौलाना फजलुर रहीम मुजद्दिदी ने किया है। इस मौके पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी, हैदराबाद के सांसद असुद्दीन ओवैसी, जमात इस्लामी हिंद के अमीर सैयद सादुतुल्लाह हुसैनी, पूर्व सांसद मौलाना उबैदुल्लाह खान हाशमी, प्रसिद्ध मानवाधिकार कार्यकर्ता डॉक्टर जॉन दयाल, शिया धर्मगुरु मौलाना मोहसिन नकवी और सांसद मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी सहित कई प्रमुख हस्तियां मौजूद थी। वक्ताओं ने कहा कि ये कानून औकाफ व्यवस्था को कमजोर करने की साजिश है और इस कानून को वापस लेने की मांग की गई है। माशाअल्लाह, इस वक्त हमारे सामने केरला से लेकर आसाम तक और मुल्क के किनारे से लेकर दूसरे किनारे तक की बहुत ही नुमाइंदा, मुअज़्ज़ज़ और मुक़द्दर शख्सियात मौजूद हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि पूरा पैगाम हमने आपने मुल्क तक पहुँचा दिया है। मोहतरम जनाब असरुद्दीन ओवैसी साहब ने कानूनी पहलू से भी तज्ज़िया कर दिया। बोर्ड जो चाहता है, इस मुल्क के मुसलमान जो चाहते हैं, ये बात तमाम लोगों ने आपके सामने रखी। ये बात बार बार हो चुकी है। मैं सबसे पहले मज़म्मत करता हूँ, कंडेम करता हूँ मरकज़ी हुकूमत और वज़ीर आज़म के इस फ़ैसले कि आज उन्होंने हमको एहतजाज करने का भी मौका नहीं दिया और सिर्फ 100 लोगों को 100 लोग के साथ ये कहा कि परमिशन दिया गया कि हम यहाँ पर एहतजाज करें। ये इनकी हिटलर शाही है, ये इनका डिक्टेटोरियल एटीट्यूड या इनकी एक मानसिकता को दिखाता है। अगर कोई प्रधानमंत्री की तारीफ़ में कोई जलसा करना चाहता तो बीजेपी 10,000 लोगों का परमिशन देती। दूसरी बात यह है कि हमको बड़ी मायूसी हुई और जो सुप्रीम कोर्ट में जो इंटरिम ऑर्डर आया वो यकीनन वक्फ की जायदादों को बचा नहीं पाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि जो इंटरिम ऑर्डर है वो सिर्फ सेक्शन 3C जो कलेक्टर को इजाज़त थी उसके ऊपर किसी हद तक रोकथाम लगाई गई। 5 साल का जो लुज़ूम है कि उसको मुसलमान साबित होना, कोर्ट ने कहा कि रूल बनाए जाएं, तो वो एक कंडीशनल स्टे है। ऐसा रूल बनाया जाएगा कि कोई मुसलमान जो है अपनी जायदाद को वक्फ भी नहीं कर पाएगा। तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने यह फैसला किया है कि इस काले कानून के खिलाफ लड़ाई हम मुसलसल जारी रखेंगे। ये लड़ाई हर मैदान में होगी, अदालत के ऐवानों में भी होगी, वहां भी अभी लड़ाई खत्म नहीं हुई है। ये ऑर्डर इंटरिम ऑर्डर है, अदालत में भी लड़ाई जारी रहेगी और अदालत के साथ साथ सियासी मैदान में, गली कूचों में, अवाम की अदालत में, मीडिया में, पब्लिक ओपिनियन की अदालत में, हर जगह
इस लड़ाई को जारी रखना ये हम सब का, हिंदुस्तान के सारे मुसलमानों का फरीजा है। और आइए हम अहद करते हैं कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की क़ियादत में पूरे जोश व खरोश के साथ हर सतह पर, हर फ्रंट पर इस लड़ाई को इंशाअल्लाह जारी रखेंगे और उस वक्त तक जारी रखेंगे जब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता डॉक्टर सैयद कासिम रसूल इलियास ने कहा है कि वक्फ संशोधन अधिनियम मुसलमानों की धार्मिक और सामाजिक पहचान पर सीधा हमला है, जिसे किसी भी सूरत में कबूल नहीं किया जा सकता। इस मुद्दे पर कासिम रसूल इलियास ने मुंसिफ टीवी से खास बातचीत की है। से बातचीत करने के लिए मौजूद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के नेशनल मीडिया इंचार्ज डॉक्टर सैयद कासिम रसूल इलियास साहब। सर, देखिए, हमारा बुनियादी मुतालबा ये है कि ये पूरा कानून को रोल बैक किया जाना चाहिए, पूरा कानून वापस लेना चाहिए, इसलिए कि ये जो कानून है ये वक्फ की प्रॉपर्टी को हड़प करने के लिए लाया गया है, ये वक्फ प्रॉपर्टी को ख़त्म करने के लिए लाया गया है। हमारा मुतालबा ये है कि ये पूरे कानून को वापस लिया जाना चाहिए, हमारा बुनियादी मुतालबा यही है। सर, जो अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट का जो एंट्री स्टे आया था उसको आप किस तरह से देखते हैं, जो भी रिसेंटली आया था? एंट्री स्टे में बहुत कम मुद्दों पर उन्होंने हमको रिलैक्सेशन दिया है। सिर्फ ये बात या कलेक्टर का जो रोल था उसको कटेल कर दिया, या ये कि जो 5 साल की प्रैक्टिसिंग मुस्लिमों की वो बात थी उसको कह दिया कि वो उस वक्त तक स्टे रहेगा जब तक कि रियासतें उस पर कानून नहीं बना देती। बाकी किसी मामले में हमको कोई रियायत नहीं मिली है। सर, हमने देखा है कि जो लोग मतलब आप लोग जो प्रोटेस्ट के लिए आते हैं तो आपकी प्रोटेस्ट को जो दबाया जाता है उसको खामोश किया जाता है। इससे पहले भी आपकी जो आपकी परमिशन थी उसको कैंसिल कर दी गई। अब रिसेंटली जो आज आपने प्रोटेस्ट किया था उसको भी सॉल्व होगी परमिशन। इसको आप किस तरह से देखते हैं? एडमिनिस्ट्रेशन क्या आपको दबाव बना रहा है कि प्रोटेस्ट ना किया जाए? देखिए, असल में ये हुकूमत जो है वो आवाम के दबाव से, प्रोटेस्ट से डरती है। जब भी कोई प्रोटेस्ट होता है तो इनके पैरों में लर्जा शुरू हो जाता है। आखिर क्या बात है, ये हमारा संवैधानिक अधिकार है, हमारा कानून, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि आप हुकूमत के किसी फैसले की मुखालिफत कर सकते हैं, आप जा सकते हैं, आप उठा सकते हैं, धरना दे सकते हैं, मुजाहरा कर सकते हैं, जुलूस निकाल सकते हैं, ये सब की जात है। लेकिन अब आप देख रहे हैं ये पूरे बैरिकेड लगा दिए हैं। पहले वहाँ तक के जनता मंतर इस्तेमाल होता था, अब ये आधा हो गया, आधे से भी पाव हो गया, और इसमें इतने रेस्ट्रिक्शन। राज्यसभा सांसद डॉक्टर फौजिया खान ने भी जंतर मंतर पर वक्फ संशोधन अधिनियम के खिलाफ में आयोजित प्रदर्शन में हिस्सा लिया है। इस अवसर पर फौजिया खान ने कहा कि संविधान देश में सभी को समान अधिकार देता है। उन्होंने कहा कि वक्फ अधिनियम में संशोधन करके अल्पसंख्यकों के साथ अन्याय किया गया है। फौजिया खान ने उम्मीद जताई कि सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ मिलेगा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा डॉक्टर फौजिया खान, हम उनसे बात करते हैं। अभी आप वक्फ तरमीम कानून के खिलाफ प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए आई थी। देखिए, इस मुल्क में सबको बराबरी का अधिकार हमारे संविधान ने दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे अल्पसंख्यक, हमारे माइनॉरिटीज़, मुस्लिम समाज के लिए अन्यायकारक प्रावधान इस बिल में, इस कानून में लाए गए हैं और उस अन्याय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में भी दाद मांगी है। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ रिलीफ दिया है, लेकिन आगे भी इसका और चीज़ों पर जो बहुत भयानक तरीके से अन्यायकारक है उस पर भी सुप्रीम कोर्ट राहत देगा, ऐसा उम्मीद है हमें। मैम, जो अभी रिसेंटली जो एंट्री में स्टे आया था उसको आप किस तरह से देखती हैं, जो अभी रिसेंटली वक्फ तरमीम कानून के रिगार्डिंग आया था? हाँ, तो कुछ चीज़ें मैंने उसी के बारे में कहा कि उसमें से कुछ नुकात ऐसे हैं, एक 4-5 जो रिलीफ दिया है वक्फ बोर्ड को सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन और भी जैसे वक्फ बाय यूज़र का है या और लिमिटेशन एक्ट लगाने की बात है, ये भी अन्यायकारक है, क्योंकि आज तक वंस अ वक्फ ऑलवेज़ अ वक्फ इस तरह की ये रही है और वक्फ बाय यूज़र का प्रिंसिपल रहा है। ये 2-3 चीज़ों को अभी भी सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कमेंट नहीं किया है। मुझे लगता है कि आगे आने वाले दिनों में ज़रूर इस पर इंसाफ मिलेगा। मैम, आपकी पार्टी किस तरह से स्टैंड लेती है वक्फ तरमीम कानून के रिगार्डिंग? हालांकि हमने देखा है अपोजिशन के अंदर आप इंडिया ब्लॉक के साथ आप शामिल हैं, लेकिन आपने किस तरह से इस स्टैंड लिया है? देखिए, राज्यसभा और लोकसभा में तो बहुत ताकत के साथ अपोजिशन ने, न सिर्फ मुस्लिम मेंबर बल्कि सभी समाजों के मेंबर्स ने इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई, इसके बारे में बात की, कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट तक गए हैं। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री मौलाना अमीर खान मुत्तकी ने 2021 में तालिबान के सत्ता में लौटने के बाद अपनी पहली भारत यात्रा के दौरान आज उत्तर प्रदेश के सहारनपुर ज़िले में दारुल उलूम देवबंद का दौरा किया है। दारुल उलूम में स्वागत समारोह का संचालन मदरसे के रेक्टर मौलाना
मुफ्ती अबुल कासिम नौमानी ने किया है, जिन्होंने वरिष्ठ विद्वानों के साथ अफगान मंत्री का स्वागत किया। मुत्तकी के परिसर में प्रवेश करते ही छात्रों और संकाय सदस्यों ने उन पर पुष्प वर्षा की, जबकि कई छात्र उनके साथ सेल्फी लेने के लिए उत्सुक नजर आए। आमिर खान मुत्तकी ने कहा कि देवबंद में सभी लोगों द्वारा किए गए गर्मजोशी भरे स्वागत और मुझ पर बरसाए गए प्यार के लिए मैं आप सभी का आभारी हूँ। मैं ऊपर वाले से दुआ करूंगा कि अब भारत अफगानिस्तान के ताल्लुक और बेहतर हों। दिल्ली में हुई बैठक के बाद मैं कह सकता हूं कि हमारा भविष्य उज्ज्वल है। मुझे उम्मीद है कि दिल्ली और काबुल के बीच हमारी मुलाकातें बढ़ेंगी। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी ने दारुल उलूम देवबंद से रवानगी के वक्त अपनी कार के सनरूफ से बाहर निकलकर तालिब इल्मों से विदाई ली। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा सफ़र है और उलमाए देवबंद, तलबाए देवबंद, बल्कि सारे इलाके के लोग आया है। मैं इसके मशकूर हूँ। उन्होंने बहुत अच्छा इस्तकबाल किया और उन्होंने ज़्यादा मेहमान नवाजी किया। ज़ाहिर है कि उलमा और तलबा के दरमियान वाबस्तगी बहुत तारीख़ी है, इसलिए मैं आप हज़रात और देवबंद का काबिरीन और इलाके के जो उलमा है, तलबा है और आवाम है, सबका मशकूर हूँ। और अफगानिस्तान के विदेश मंत्री मौलाना आमिर खान मुत्तकी के देवबंद दौरे के दौरान जमीयत उलमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि अफगानिस्तान के साथ हमारा संबंध बरसों पुराना है। वहाँ के लोग हमारे पुराने संबंधों का हिस्सा हैं और हम उनका इस्तकबाल करने में फ़ख्र महसूस करते हैं। मुत्तकी के इस दौरे को दोनों देशों के बीच धार्मिक और सांस्कृतिक रिश्तों को मजबूती देने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। उन्होंने लड़कियों की तालीम पे बंदिश लगाई है, उस पर कुछ मशवरत, कुछ राय नहीं? हमसे कोई बात ही नहीं हुई इस मसले के ऊपर। आपने कुछ राय नहीं दी? न उन्होंने पूछा ना हम। आप अगर हमें याद दिला देते हम ये भी बात कर देते। और मौलाना साहब, देवबंद जो हिंदुस्तान का है और पाकिस्तान के देवबंद में कुछ फर्क है क्या? कोई फर्क नहीं, देवबंद में नहीं। हमारा जो मसलक है मजहबी, जिसके ऊपर हम चलते हैं, उसमें कोई फर्क नहीं है। न यहाँ, न बांग्लादेश में, न पाकिस्तान में, न अमेरिका में, न स्विट्जरलैंड में। जहाँ मदरसे हैं, एक ही तरह के मदरसे हैं, एक ही मसलक है उनका। जानना चाह रहे हैं कि आपसे मुलाकात हुई है, महिलाओं के ऊपर जो अफगानिस्तान का विचार है उस पर आप कितना सहमत हैं? मैं ये समझता हूँ कि ये गलत है। मुझसे आज लोगों ने बताया कि ये गलत है। ये एक इत्तेफाक की बात है कि उसमें। और अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर मुत्तकी के दौरे को लेकर दारुल उलूम देवबंद के छात्रों में काफ़ी उत्साह देखने को मिला। हालांकि आमिर मुत्तकी का कार्यक्रम अचानक रद्द होने से छात्र निराश भी हुए। मुंसिफ टीवी के नेशनल ब्यूरो हेड खुर्शीद रब्बानी ने दारुल उलूम देवबंद के छात्रों से खास बातचीत की है। इस वक्त हम दारुल उलूम देवबंद में हैं और आज यहाँ पर अफ़गानिस्तान के जो वज़ीर ख़ारजा हैं आमिर मुत्तकी साहब आए थे और बहुत सारी यहाँ पर हलचल हुई और लोग इंतज़ार कर रहे थे। ख़ासतौर से जो यहाँ के स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे हैं तालिब इल्म में, वो इंतज़ार कर रहे थे मुलाकात की भी और उनसे बातचीत करने की भी, उन्हें देखने के लिए भी एक हसरत थी। और हमने देखा कि गज़ब का जोश था यहाँ पर। उनकी एक तरीके से मेहमान नवाजी भी कर रहे थे और उनके इस्तकबाल के लिए तमाम लोग थे। मगर बहुत सारे लोग मिल नहीं पाए, बहुत सारे बच्चे मिल नहीं पाए, बहुत सारे तालिब इल्म उनसे मुलाकात नहीं कर पाए, उन्हें देख नहीं पाए। तो ये हसरत रह गई, क्योंकि एन वक्त पर पुलिस प्रशासन की तरफ से जो उनका खिताब होना था उसको कैंसिल कर दिया गया। तो क्यों हुआ ये ऐसा, और जो यहाँ के मतलब स्टूडेंट्स हैं, जो तालिब इल्म में, वो क्या कुछ कहते हैं इस मसले पर बात करेंगे। उनकी ज़ियारत भी नसीब हुई माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, और हमने काफ़ी इंतज़ार किया उनका और अल्लाह के फजल करम से उनका दीदार भी हुआ। मुलाकात हुई मतलब देखा आपने। आप क्या कहेंगे, चूँकि एक ये था कि उनको सुनना भी था, उनको खिताब करना था, मगर एन वक्त पर किसी वजह से प्रोग्राम कैंसिल कर दिया गया, क्या कहेंगे? जी, हम तो काफ़ी दूर से सफ़र करके उनको देखने के लिए आए थे, लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई। उसकी वजह ये थी कि भीड़ बहुत ज़्यादा हो गई थी, उसकी वजह से उनको यहाँ से जाना पड़ा। इंतज़ार तो काफ़ी था लेकिन उनसे मुलाकात नहीं हुई। वज़ीर ख़ारजा, लेकिन वो प्रोग्राम नहीं हो सका। ये समझ में नहीं बात आई कि उनकी तरफ से ये कैंसिल किया गया है या किसी ने कराया गया है, ये बात समझ से बाहर है। पब्लिक इतनी थी कि वो देखना चाहती थी कि वो क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं। बस वो काफ़ी तलबा की ख्वाहिश और तमन्ना बहुत उमड़ती हुई थी, लेकिन जिस तरह यहाँ का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया था, जैसे
दौरा हदीस के तलबा थे उनको सिर्फ दर्स में शिरकत की इजाज़त थी, बाकी तलबा को दारुल हदीस में जाने की शिरकत नहीं थी। लेकिन पूरा प्रोग्राम बदनज़मी का इस तरह शिकार हुआ कि दीगर तलबा दारुल हदीस में आ गए, जिसकी वजह से प्रोग्राम थोड़ा बदनज़मी का शिकार हो गया। और उसके बाद जो सूरत हाल थी वो थोड़ी सी अचानक ये सामने आई कि अगला जो खिताब आम है अमीर मुत्तकी साहब वज़ीर ख़ारजा अफ़गानिस्तान, उनका ये प्रोग्राम जो है अचानक कैंसिल हो गया, जिसकी वजह से काफ़ी तलबा का और जो आने वाले थे इस प्रोग्राम में उनका एक दिलशिकनी सी हुई और काफ़ी मायूसी हाथ लगी। तो इसको लेकर काफ़ी गहमा गहमी है और इसको लेकर काफ़ी चर्चा का भी विषय बना है कि अचानक ये प्रोग्राम जैसे ऑर्गेनाइज था ऑलरेडी पहले से, उसी तरह ये इख्तिताम को क्यों नहीं पहुंचा। तो इसको लेकर भी काफ़ी यहाँ चर्चाएं हैं और काफ़ी तलबा इसके मुतमन्नी थे कि खिताब आम में उनकी बात सुनी जाए और उनके विचार, उनके ख़यालात हमारे सामने आने चाहिए। लेकिन अचानक से प्रोग्राम इस तरह इख्तिताम हुआ जो मायूसी जो है हाथ लगी। ठीक है, तो बहुत सारे लोग आए थे, मतलब उनसे मुलाकात का एक तरीके से ये था कि कम से कम उन्हें देखें, उन्हें सुने, मगर ऐन मौके पर जो पुलिस प्रशासन की तरफ से प्रोग्राम कैंसिल किया गया और वजह बताई गई कि शायद होम मिनिस्ट्री की तरफ से या फिर फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से इजाज़त नहीं दी गई ऐन मौके पर। वजूहत क्या थी, हालांकि बात ये की गई कि शायद सिक्योरिटी का रीज़न दिया गया कि सिक्योरिटी को ख़तरा हो सकता है। बहरहाल तमाम लोगों से हमने बात की और इन सभी का ये कहना था कि एक इनकी ख्वाहिश थी कि उन्हें सुने, उन्हें देखें और ये ख्वाहिश उनकी अधूरी रह गई। कैमरा पर्सन बलवंत के साथ खुर्शीद रब्बानी, मुंसिफ टीवी। और अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला पत्रकारों की गैर मौजूदगी पर कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा है कि ये मोदी सरकार की सहमति से हुआ है। उन्होंने मांग की है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिला पत्रकारों के साथ हुई इस गलती पर अपनी नाराजगी जताते हुए एक बयान जारी करें। क्यों किया गया? और वो साथ ही पॉलिटिकल बयानबाजी का मामला नहीं है, ये महिला अस्मिता का मामला है। इस देश में महिला पत्रकारों को प्रतिबंधित किया गया कि वो तालिबान के विदेश मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ना जाएं। ऐसा मोदी सरकार की सहमति से हुआ, विदेश मंत्री ने ऐसा किया, क्यों किया गया? और वो साथ ही पुरुष पत्रकार जो बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड करते रहे, वो और भी बड़े कायर हैं। कितनी कायर है ये सरकार? आप तालिबान का डिक्टेट हिंदुस्तान में कैसे करने दे रहे हैं? आप बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात करते हैं और महिला पत्रकारों को इसलिए हटाते हैं क्योंकि तालिबान का मंत्री उनके साथ नहीं बैठना चाहता। हमें ऐसे व्यक्ति को प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने देनी चाहिए अपने देश में। हैदराबाद सांसद असुद्दीन ओवैसी की पार्टी बिहार चुनाव में किन किन सीटों पर चुनाव लड़ेगी, इसका ऐलान आज कर दिया गया है। हालांकि ये पहली लिस्ट है, पार्टी अन्य विधानसभा सीटों पर भी चुनाव लड़ने की तैयारी में है। पहली लिस्ट के मुताबिक AIMIM बिहार के 16 जिलों की 32 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। शनिवार को किशनगंज के पार्टी दफ्तर में AIMIM बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान और राष्ट्रीय प्रवक्ता आदिल हुसैन ने आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी की विधानसभा सीटों की पहली सूची जारी की है। सीटों की ऐलान होने के वक्त AIMIM के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने कहा कि सेक्युलर वोटों के बिखराव को रोकने के लिए RJD के पास गठबंधन के लिए प्रस्ताव भेजा था, लेकिन RJD के द्वारा हमारे प्रस्ताव को नहीं माना गया। इससे मजबूर होकर तीसरे मोर्चे के रूप में आगामी विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी खड़ा कर चुनाव लड़ने का फैसला लिया गया है। उन्होंने आगे कहा कि जल्द ही सभी सीटों पर प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी जाएगी। वहीं उन्होंने कहा कि पुरुष प्रधान देश में AIMIM पार्टी महिलाओं को सम्मानजनक सीट दे रही है। उत्तर प्रदेश में विकसित और आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए जिला बलरामपुर के बड़ा परेड ग्राउंड में आयोजित 10 दिवसीय यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो स्वदेशी मेला 2025 का भव्य शुभारंभ सांसद और अध्यक्ष JPC वक्फ बोर्ड जगदम्बिका पाल द्वारा किया गया है। इस मौके पर उन्होंने मेले में लगे विभिन्न स्टॉलों का अवलोकन किया है और CM युवा उद्यमी योजना और विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के लाभार्थियों को चेक भी वितरित किए हैं। सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के संकल्प में स्वदेशी उत्पादों की अहम भूमिका है। उन्होंने कहा कि स्वदेशी अपनाएं, आत्मनिर्भर भारत बनाएं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस आह्वान पर कि लोग स्वदेशी को अपनाएं, अपने भारत की बनी हुई, अपने जनपद की बनी हुई स्थानीय उत्पादों को ज़्यादा से ज़्यादा खरीदें और उससे अपने भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करें, विकसित भारत बनाने में योगदान दें। और उसमें जब तक आत्मनिर्भर नहीं होंगे तो उस आत्मनिर्भरता के लिए पूरे प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के निर्णय और निर्देशन पे
पूरे 75 जिले में स्वदेशी मेले का आयोजन हुआ है। आज मैं बलरामपुर में इस स्वदेशी मेले में हूँ, जहाँ पे ग्रामीण क्षेत्रों के खारू हो, मुक्सा हो या आदिवासी हैं, उनके द्वारा गांव में जो चीज़ें बनाई जा रही हैं, स्वयं सहायता समूह के द्वारा घर के इस्तेमाल। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का कहना है कि पिछली सरकारें हेल्थ मॉड्यूल्स की बात करती थी, लेकिन आज हम सब बड़े अस्पतालों को देखते हैं तो ज़रूरी मशीनरी ही नहीं है। इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण क्या हो सकता है। सत्ता में आने के बाद से हमने सभी प्रक्रियाएं शुरू की हैं, हमने कई तरह की मशीनरी लगाई और हमने रिव्यू भी लिए, और आज हमारे सभी अस्पतालों में कहीं भी वेंटिलेटर की कोई कमी नहीं है। वो 100% चालू हैं और काम कर रहे हैं। सारी चीज़ें हमने रिव्यू करी, रिव्यू और समाधान, तीनों चीज़ों पे एक बेहतर कोऑर्डिनेशन हेल्थ और पीडब्ल्यूडी के अंतर्गत होना चाहिए, जहां पे आपका कुछ भी रिपेयर, कंस्ट्रक्शन, रेनोवेशन, इस तरह के काम है, और ड्रग्स का रेगुलर सप्लाई, उसमें कहीं चेन में कहीं डिस्टर्बेंस तो नहीं है, वो सारी चीज़ें हमने रिव्यू करी। और इवन जो हॉस्पिटल में वर्षों से इक्विपमेंट की, मशीनरी की प्रॉब्लम्स थी, उसके समाधान के लिए जो सरकार ने अपने काम शुरू किए, 3 फ्रंट पे हमने उसमें काम शुरू किया है। उसमें हम पीपीपी मॉडल। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने आई लव मोहम्मद विवाद और बरेली हिंसा पर एक इंटरव्यू में कहा कि हमारे लिए दुनिया की सबसे कीमती चीज़ पैगंबर मोहम्मद के लिए प्यार है, और ये हमारे माता पिता, हमारी संपत्ति, हमारे बच्चों से भी ज़्यादा कीमती है। ये हमारे विश्वास का हिस्सा है। अब अगर कोई इसका इजहार कर रहा है तो इसमें गलत क्या है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि अगर कोई हिंसा का सहारा लेता है तो ये निंदनीय है। वायलेंस नहीं हुआ, प्रोटेस्ट का कॉल मौलाना तौकीर रजा साहब दिए, वहां लाठीचार्ज हो गया। परमिशन नहीं मिली उनको, वो उनको बोले जाकर दो, बाद में लाठीचार्ज हो गया। अब उनको अरेस्ट भी कर लिया। आप अगर मैं एक पोस्टर उठा रहा हूं जिसमें मेरा फेथ है और भारत के संविधान में आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, उस पोस्टर में कोई वायलेंस का नहीं है प्रमोशन, ना कोई प्रोवोकेशन है। किसी ने उठाया महादेव से हम मोहब्बत करें, भाई करो भाई, 98% इस देश में लोग रिलीजियस हैं। यही तो खूबसूरती है इस देश की। जो नहीं मानता किसी को, उसको भी हम सेलिब्रेट करते। मगर पोस्टर कैसे खतरा बन गया। आपको याद होगा 2018 में नरेंद्र मोदी ने केरल के एक आर्टिस्ट का पोस्टर प्रमोट किया था, हनुमान का पोस्टर था। मोदी ने प्रमोट किया, किसी ने एतराज नहीं किया। हम आज भी नहीं कर रहे हैं भाई, वो आप प्रमोट करेंगे। और ये मुसलमानों के लिए देखिए, समझने की बात यह है कि हमारे लिए दुनिया में सबसे कीमती चीज प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है। हरियाणा में आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार की आत्महत्या मामले में रोहतक के एसपी नरेंद्र बिजरानिया को हटाए जाने के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का बयान सामने आया है। सीएम सैनी ने कहा कि दोषी कितने ही प्रभावशाली क्यों ना हो, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। अगर किसी व्यक्ति को कोई तंग करेगा तो हम उसे बख्शेंगे नहीं। पंचकुला में भाजपा की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में आईपीएस अधिकारी वाई पूरन सिंह के निधन पर शोक जताया गया और 2 मिनट का मौन रखकर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई। इस दौरान सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि परिवार के साथ अन्याय हुआ है तो न्याय देने का काम हमारी सरकार करेगी। विपक्ष को ऐसे मुद्दे पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार ने मंगलवार को सेक्टर 11 स्थित अपने आवास पर कथित तौर पर खुद को गोली मार ली थी। वो 2001 बैच के आईपीएस अधिकारी थे। उन्होंने एक सुसाइड नोट भी छोड़ा है जिसमें राज्य के डीजीपी और रोहतक के एसपी समेत करीब 15 सेवारत और रिटायर्ड अधिकारियों पर दलित होने के कारण उत्पीड़न करने का आरोप लगाया गया है। और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान हरियाणा आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार के परिवार से मिलने उनके घर पहुंचे हैं। पूरन कुमार के परिवार से मिलने के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि परिवार न्याय की मांग कर रहा है। मैं हरियाणा के मुख्यमंत्री और केंद्र सरकार से इस परिवार के साथ खड़े होने का अनुरोध करता हूं। आप किसी एक व्यक्ति की रक्षा के लिए कानून की अवहेलना नहीं कर सकते। कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। न्याय होना चाहिए। मैंने राज्यपाल से मुलाकात की और उनसे हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया है। और कांग्रेस नेताओं ने आईपीएस अधिकारी वाई पूरन सिंह की आत्महत्या को लेकर हरियाणा की बीजेपी सरकार की आलोचना की है और कहा कि इस घटना ने देश की आत्मा को झकझोर दिया है।
रणदीप सिंह सुरजेवाला, दीपेंद्र हुड्डा और चरणजीत सिंह चन्नी सहित हरियाणा और पंजाब के कई कांग्रेस नेताओं ने कुमार की पत्नी अमनीत पी कुमार से मुलाकात कर अपनी संवेदना व्यक्त की है। मुलाकात के बाद सुरजेवाला ने कहा कि आईपीएस अधिकारी की खुदकुशी ने देश की आत्मा को झकझोर दिया है। उन्होंने कहा कि ये एक हृदय विदारक घटना है। सुरजेवाला ने आश्चर्य व्यक्त किया है कि एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी के मामले में न्याय सुनिश्चित नहीं हो सकता तो आम लोगों का क्या होगा। उत्तराखंड के देहरादून में आईसीटी योजना के तहत राजीव गांधी नवोदय विद्यालय को बड़ी सौगात दी गई है। यह सौगात उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दी है। उन्होंने राजीव गांधी नवोदय विद्यालय में आईसीटी योजना के तहत वर्चुअल और स्मार्ट क्लासेस के लिए केंद्रीकृत स्टूडियो का उद्घाटन किया है। बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। बने रहिए मुंसिफ टीवी के साथ।